हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्र एकेडमी। आप सभी लोगों का कंप्लीट पॉलिटी की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज का पहला लेक्चर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इसमें पूरी पॉलिटी को पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम यहां पर हर एक वीडियो में जो है सबसे पहले उसके थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज थ्योरी को डिस्कस करेंगे और देन हम लोग जो है इसी में हम लोग पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। थ्योरी जो है बहुत कंसाइज, बहुत ब्रीफ जो है करके मैंने थ्योरी को रखा है, ताकि जो आपके एग्जाम में जो की पॉइंट्स हैं, जो चीज पूछी जाती है, बस उसी को रखा है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखी हैं ताकि आपको बर्डन फील ना हो। पीवाईक्यूज की मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से एग्जाम के पीवाईक्यूज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मूलतः जो है वो आपको एसएससी, इसके अलावा आपका जो रेलवे है, ठीक है, और साथ में आपको बीपीएससी, ये तीन एग्जाम के पीवाईक्यूज जो हैं वो मेजॉरली देखने को मिलेंगे इसमें। और देखिए, मैंने ये तीन एग्जाम स्पेसिफिकली इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप इनके क्वेश्चन को देखें तो बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एक्सेप्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस थोड़े से अप लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहां से यूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं मैच करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, जनरल जो क्वेश्चन है वो आपको यूपीएससी में भी हेल्पफुल होगा। बट अगेन, जो यूपीएससी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो यूपीएससी के सोर्सेस है बिल्कुल वहां से आप प्रेफर करिए। आप इसे भी देख सकते हैं बट आप वहां से प्रेफर करिए, है ना। यहां पर एसएससी, रेलवे, बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाएगा और इसका जो थ्योरी का स्ट्रक्चर है वो उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये आपको इन सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से इस वीडियो को देखो। आपको सारा जो है नोट्स भी मिल जाएगा फ्री में। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारे कंटेंट्स को आप करिए। हमने साथ में जो ऋषभ सर हैं उन्होंने जो है आपका हिस्ट्री का, जो कंप्लीट हिस्ट्री का सीरीज शुरू किया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा और आई बटन्स में भी आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए, हम लोग बाकी ये लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसके इवोल्यूशन के, उसके जो मतलब कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो जर्नी थी, कि जो अलग अलग एक्ट्स आए, जो पॉलिसीज आई है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई, उसको यहां पर डिस्कस करेंगे। इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। मैंने क्वेश्चंस को लास्ट में रखा है पीवाईज को, तो आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी, आप खुद ही अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है, क्योंकि यहीं से जो है गवर्नमेंट की बात करें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज या उनके एक्ट शुरू होते हैं, और उसमें से सबसे पहला है वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से क्या क्या पॉइंट नोट करना है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंडियन टेरिटरी, कि इंडियन टेरिटरी को रेगुलेट करने, उसको कंट्रोल करने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था, पहला एक्ट था। तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या किया गया आपको पता होगा, अगर जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं उनको भी ऑब्वियसली उनको लेकर के हमें चलना है, कि जो लोग नए बच्चे हैं और जिन लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा स्पीड पर भी वीडियो को देख सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं अगर आपने पढ़ रखा है। बट अगर कोई नया स्टूडेंट, कोई नया बच्चा अगर इसको देख रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस नोट्स को आप खुद का नोट्स बना लीजिए। मतलब पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, बट इससे आप अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मैंने भी जो प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ये गलतियां कई बार दोहराई कि नोट्स अच्छे से नहीं बनाए, जिससे बहुत दिक्कतें आती है। तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर, तो ये जो है पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इंडियन टेरिटरी। अब बात करते हैं इसमें और क्या हुआ। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब देखिए मेन तीन जो है वो प्रेसिडेंसी थी, है ना, ब्रिटिशर्स की। एक क्या था आपका बंगाल, इसके अलावा एक था आपका बॉम्बे, है ना।
तो एक तो हमारा बॉम्बे था और दूसरा हमारा, जिसको मुंबई बोलते हैं, बॉम्बे, और एक हमारा था मद्रास, ठीक है। तो ये 3 मेन प्रेसिडेंसी थी और यहां पर जो है वो गवर्नर्स होते थे, ठीक है। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और साथ में एक 4 मेंबर काउंसिल बना दी गई जो गवर्नर को असिस्ट करेगा। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, ठीक है। इसमें कितने मेंबर काउंसिल थी, तो 4 मेंबर काउंसिल थी, ठीक है। अब यहां से सवाल बनता है कि पहला गवर्नर जो है जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो आपका कौन सा हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। ये याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसके अलावा इस एक्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब स्टैब्लिश किया गया, 1774 में कलकत्ता में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। ये जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होते थे, ठीक है। और पहला जो चीफ जस्टिस था वो हमारा कौन था, तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे जो है वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे कोलकाता, जो सुप्रीम कोर्ट आपका पहला सुप्रीम कोर्ट बना था उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, बेसिकली इनको ज्यादा अथॉरिटी दी गई। ये जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो भी अब उनके ही अंडर आएंगे, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर आएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहां से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस बनते, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला एक्ट जो हमारा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहले तो यही पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। तो अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया गया डबल सिस्टम ऑफ या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। देखिए एक्चुअली डायरकी पहले भी थी, ये जो आपका जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे उन्होंने डायरकी को खत्म कर दिया था, और फिर जो पिट्स इंडिया एक्ट आया फिर से इसने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब क्या था इसमें समझ लीजिए। तो देखिए जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो या कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट शुरू हुआ, उसमें 2 पार्ट्स किए गए। जो पॉलिटिकल मैटर्स है, ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको कौन डील करेगा, तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट डील करेगी। किसके थ्रू, तो थ्रू अ 6 मेंबर कंट्रोल बोर्ड। ध्यान में रखिएगा, एक 6 मेंबर कंट्रोल बोर्ड के थ्रू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ओवरसी करेगी या देखेगी, ठीक है, किसको, पॉलिटिकल मैटर्स को। और जो कॉमर्शियल मैटर्स है इसको कौन देखेगा, तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज करेगी थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का और कंट्रोल बोर्ड का जो फीचर था, है ना, वो किसमें था, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ये प्रपोजल लाया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो कमर्शियल अफेयर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल मैटर्स को देखेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू 6 मेंबर कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में बेसिकली यही सवाल आपसे पूछा जाता है। अगला आता है हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें एक ही चीज पूछी जाती है जो मेन है, वो है कि यहां पर जो ट्रेड मोनोपोली है ईस्ट इंडिया, ईआईसी जो शॉर्ट में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, है ना, इसके ट्रेड मोनोपोली को जो फिर से 20 साल तक फर्दर बढ़ा दिया गया, है ना, 20 साल तक बढ़ाया। तो ऑब्वियस सी बात है अगला एक्ट आया 20 साल बाद, और वो एक्ट क्या था हमारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या क्या हुआ, देखिए एक फिर से जो ट्रेड है, ट्रेड मोनोपोली को, है ना, कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, है ना, और बाकी को बढ़ाया गया। पहले ये देख लीजिए कि यहां पर ट्रेड मोनोपोली ऑफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ऑब्वियसली कम की, मतलब उसको खत्म किया गया, एक तरह से कि एंड किया गया, लेकिन 2 चीजों को छोड़ करके, 2 चीजों में अभी भी उस जो है उनकी मोनोपोली थी। वो क्या था, एक था ट्रेड विथ चाइना, जो चाइना के साथ ट्रेड था उसमें अभी भी उनको मोनोपोली होगी, और ट्रेड इन टी, ये दोनों में जो है ईस्ट इंडिया की जो मोनोपोली है वो अभी भी रहेगी, ईस्ट इंडिया उसको डोमिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन बाकी में जो जो चीजें हैं उसके ट्रेड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ा स्टेप लिया गया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया गया इंडिया के अंदर, क्या करने के लिए, तो क्रिश्चियनिटी यानी अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए
क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए जो है उनको अलाउ किया गया थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। क्लियर है? ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ट्रेड मोनोपोली को एंड किया गया, ठीक है, एक्सेप्ट दो चीजों को छोड़ करके, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली है। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया टू स्प्रेड देयर रिलीजन, यानी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ठीक है, अब आते हैं जो एक बहुत अहम है, वो है हमारा चार्टर एक्ट आपका 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से दो तीन क्वेश्चंस तो है ना बहुत अच्छा बनता है और अक्सर एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दो तीन क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला कि आपसे पूछ लेता है कि किस एक्ट के थ्रू, है ना, थ्रू विच एक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को कंप्लीटली खत्म किया गया। तो पहला पॉइंट वही हो गया आपका कि कंप्लीटली एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ इलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि पॉलिटी में बहुत पढ़ाता हूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार आता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में कवर होता है, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होगे। यहां से क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के भी सेक्शन में दिखेंगे, पॉलिटी, क्योंकि दोनों में ही इसको पढ़ना होता है। ठीक है, हिस्ट्री में तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते ही हैं, अब पॉलिटी में चूंकि ये जो एक्ट्स है, ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ जो गया है, ठीक है, इसलिए हमको हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो ये सेम वीडियो आपका हिस्ट्री के सेक्शन में भी यूज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद करिए, है ना, जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। अब यहां क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ध्यान रखेंगे कौन से एक्ट में, 1833 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो अगर सवाल बनेगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है भाई, तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। तो वो कौन है, विलियम बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ लेगा, आपसे ऐसा पूछ सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो भी वो ये क्या होंगे, विलियम बेंटिक होंगे। कि लास्ट जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या फिर कहिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन थे, विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक के टाइम में कई सारी चीजें हुई थी। अगेन ये अब ये हिस्ट्री का प्रॉपर हो जाता है कि उसके टाइम में सती को, है ना, खत्म किया गया, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हुई। तो वो हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन में ऑब्वियसली जो ऋषभ सर है वो आपको डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ, जो एक बहुत अहम चीज हुई, और यहां से जो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, तो इसी एक्ट के थ्रू 1834 में पहला लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ, और इसके चेयरमैन जो है वो बनाए गए। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है वो बनाए गए मैकॉले को। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है, अक्सर पूछता है, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था, वो थे, है ना, मैकॉले। अगेन और क्या हुआ, तो स्लेवरी सिस्टम जो है इंडिया में उसको क्या किया गया, जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इस एक्ट के थ्रू, यानी 1833 के एक्ट के थ्रू जो है स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में स्लेवरी को जो है 1843 में एलिमिनेट कर दिया गया, या कहिए कि अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कई सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, आप देखिएगा यहां से। अगला है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब 1853 जो है ये लास्ट चार्टर था, क्योंकि इसके बाद जो एक्ट्स आते हैं उसको इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम लोग कहते हैं, चार्टर एक्ट नहीं कहते। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था, है ना। और आप देखेंगे जनरली जो चार्टर एक्ट आता था हर 20 ईयर्स के पीरियड पे, 20 साल के पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। जो आपका कहां से आप देख सकते हो, तो जैसे 17 आपका 73 में आया, फिर 1793 में आया, फिर आप देखिए 1813 में आया, 1833 में आया, फिर 1853 में आया। इस तरह से 20 ईयर्स पर आपका जो सारा ही चार्टर एक्ट आया है। ठीक है, खैर, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की अगर हम बात करें तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, लास्ट चार्टर एक्ट था। अब इसमें क्या क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवन ये यूपीएससी में भी और बीपीएससी दोनों में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम
फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा गया था कि जो ओपन, ये जो कहने का मतलब है सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट्स में, ठीक है, उसके सिलेक्शन में जो ओपन कंपटीशन का सिस्टम कौन से चार्टर के थ्रू या कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके अलावा क्या हुआ? मैकॉले कमिटी अपॉइंट किया गया था, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड टू द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1854। यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में 1854 में आपका मैकॉले कमिटी भी आया था। अच्छा, आपको अगर शायद जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, वो वुड्स डिस्पैच आया था इसी साल। तो आप लोग अगर वुड्स डिस्पैच के बारे में कुछ कमेंट में बता सकते तो आप जरूर बताइएगा। चलिए, उसके आगे वो हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 1853 के बाद 1857 में जो है ना, क्या होता है? रिवॉल्ट होता है ना। आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है, यहां पर 1857 का हम लोग रिवॉल्ट पढ़ते भी हैं, ठीक है, रिवॉल्ट होता है। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया जाता है और एक नया रूल शुरू होता है। रूल तो खैर वही है, बस फर्क इतना है कि पहले ईस्ट जो इंडिया में जो रूलिंग हो रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हो रही थी। अब ये जो डायरेक्ट क्राउन के अंडर होगा, यानी इसी को हम लोगों ने कहा क्राउन रूल कहा, ठीक है। तो अब शुरू होता है 1858 से लेकर के 1947 का पीरियड, ठीक है, जहां क्राउन रूल की शुरुआत होती है। क्योंकि अब जो है, जो रूल है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डायरेक्ट कहां चला गया? तो वो क्राउन के, किंग या क्वीन के अंडर चला गया, जो ब्रिटिश किंग या क्वीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो पहला एक्ट आया है ना, वो आया 1858 में ऑब्वियसली, और उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला आपसे ये पूछ लेता है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं, कौन से एक्ट को बोलते हैं? तो ये वही एक्ट है 1858 का, 1858 का जो एक्ट है उसको हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोलते हैं। इसमें क्या हुआ? तो ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दिया गया। ऑब्वियसली अब क्या होगा? पोस्ट का फिर नाम चेंज होगा। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब वो बन गए वायसराय। वो क्या बन गए? वो वायसराय बन गए, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पोस्ट का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। और वायसराय, पहले वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग, है ना, या फिर कैनिंग सिंपली बोलिए, लॉर्ड ये लोग डिजर्व भी नहीं करते बोलने के लिए, तो ये थे कैनिंग। तो फर्स्ट आपका वायसराय कौन था? कैनिंग। आप इसको दोनों अगेन बोल सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या हुआ? तो इंडियन डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। अब देखिए, जो आपका कौन सा, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है, 1784, उसके थ्रू डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया था। यानी वो आपने याद होगा कि 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया गया था, ठीक है। आप जरूर कमेंट में बताओगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से मैटर्स को देखते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस तरह के मैटर्स को देखते थे। हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, आप लोग जरूर इसको कमेंट में बताइए, ठीक है। तो इन दोनों को खत्म कर दिया गया, मैंने क्रॉस कर भी दिया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म किया गया, बेसिकली डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा? तो क्राउन के पावर को, अब क्राउन ऑब्वियसली यहां के तो रूल करेगा नहीं, क्राउन तो ब्रिटेन में, तो क्राउन के पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक नई ऑफिस बनाई गई जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था क्राउन को, ठीक है, वो क्राउन को रिपोर्ट करता था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, इसको बोला जाता था पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, है ना, इसको पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। तो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनली जो है वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। और ये डायरेक्टली किसको और मतलब रीच करते थे, अप्रोच करते थे? तो ये हमारा हो गया सीधा क्राउन को, यानी डायरेक्टली ये क्राउन को रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ अलावा क्या किया गया? अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनके हेल्प के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल भी बना दिया गया, ठीक है। ये क्या बनाया गया आपका? तो 15 मेंबर काउंसिल जो है वो क्रिएट किया गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है वो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। हमने 1858 वाला पूरा डिस्कस कर लिया, है ना।
अब हम लोग 1861 वाले एक्ट को देख लेते हैं। 1861 वाले एक्ट में क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले अभी यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से जो एक्ट है उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको ये याद कर लेना है कि जो पोर्टफोलियो वाला सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। उसके अलावा अगर बात करें, जो वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड किया गया और इसमें नॉमिनेशन ऑफ इंडियंस को अलाउ किया गया टू द काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, आजकल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में या यूपीएससी में या इवन एसएससी मेंस वाले एग्जाम में पूछते हैं, तो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वायसराय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपैंड किया गया कौन से एक्ट में, 1861 में। और यहां पे नॉन ऑफिशियल, इसी को हम लोग नॉमिनेशन वाला बोलते हैं, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अलाउ किया गया वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम लोग क्यों कहते हैं उसका कारण समझ लीजिए। देखिए मॉर्ले जो है उस समय सेक्रेटरी थे, आपको पता है कि सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, ठीक है। जो 1858 का एक्ट आया था उसमें सेक्रेटरी का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। तो मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो है वो वायसरॉय थे। और इन लोगों ने लेकर के आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909 का एक्ट। अब यह एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ समझिए। सबसे पहले क्या हुआ कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, इंडियंस वर अलाउड टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर्स, ठीक है। कि जो गवर्नर या जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें पहली बार इंडियंस को ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया गया। और पहला इंडियन कौन है, यह भी सवाल कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका नाम जरूर याद रखेगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। उसके बाद आगे बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का वो था कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या हुआ, इस एक्ट ने इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया, या कहिए कि कम्युनलिज्म को एक तरह से स्टार्ट किया। यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है, ठीक है। और इसलिए जो है मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली हुआ क्या, कैसे ये कम्युनलिज्म का, देखिए सांप्रदायिकता क्या है कि जो रिलीजन के बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कि रिलीजन के बेसिस पे जब हम राइट्स को या चीजों को डिवाइड करते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट होने का मतलब है कि मुस्लिम जो है वो पर्टिकुलर सीट से खड़े होंगे और उसको केवल मुस्लिम्स ही वोट करेगा, यानी कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। जबकि आप अभी के समय में देखते हैं ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सारे ही कैंडिडेट्स को सारे ही लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई सिस्टम हमारे यहां अभी नहीं है, यानी कम्युनलिज्म ऑब्वियसली हमारे यहां नहीं है। लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया था 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। किसने किया था, मिंटो। इसके फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। याद रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की अगर बात करें तो अब इसे, मॉन्टेग कौन थे, अगेन सेक्रेटरी, और चेम्सफोर्ड कौन है भाई, तो ये है वायसराय, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, इसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा, है ना। देखिए ये जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, इसने क्या किया, तो इसने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, तो दो चीजें, यहां प्रोविंस और सेंटर था, तो सेंटर में बाय कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्ट पूछ लेता है कौन से एक्ट के थ्रू, है ना, सेंटर में बाय कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। या पूछ लेता है कि प्रोविंस के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया, है ना, डायरकी एट प्रोविंस किया गया।
और बाइकैमरलिज्म एट सेंटर। इसको भी और बेहतर समझ लीजिए। ठीक है, बाइकैमरलिज्म एट सेंटर का मतलब हो गया कि यहां दो पार्ट्स हो गए, जो आप देखते जैसे हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट डे में जो हमारा अभी यहाँ भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ, हम देखते हैं कि लोकसभा है फिर राज्यसभा है, तो वैसे ही सेंटर में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया है जो अभी भी है ना। तो एक काउंसिल ऑफ स्टेट, आज के समय में इसी को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, आज के समय में इसको हम लोग लोकसभा, स्टेट के अंदर इसको विधानसभा बोलते हैं। ठीक है, तो ये किया गया। डायरकी एट प्रोविंस को अच्छे से समझिए, ये क्या है। देखिए, जब डायरकी एट प्रोविंस की हम बात करेंगे तो डायरकी का यहां क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए डायरकी का सिंपल सा मतलब यहां पर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स, है ना, सब्जेक्टेड इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वहां पर पावर को दो पार्ट्स में या सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक बना जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स बनाए गए, और एक ग्रुप जो है जिसको हम लोग ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या होता है, एक रिजर्व्ड हो गया, एक ट्रांसफर्ड हो गया। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो है ये कंट्रोल कौन करता था, तो कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स को, है ना, कंट्रोल करते थे। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो होता था उसको कंट्रोल करता था इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है, कौन करता था, इंडियन मिनिस्टर्स करता था। अब इसमें देखिए, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते थे, ये वैसे ही है जैसे आज के टाइम में अभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर जो आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट देखते हैं, ये उसी तरह का डिवीजन है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे फाइनेंस, लॉ, ऑर्डर, रेवेन्यू, ये सब जो है वो इसको कंट्रोल करता था कौन, ब्रिटिश ऑफिशियल्स करते थे, ये रिजर्व सब्जेक्ट का पार्ट था। एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये पार्ट था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का। क्लियर हो रहा है, तो ये था बेसिकली डायरकी का मतलब, जो प्रोविंस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और सेंटर में हमारा क्या था, तो सेंटर में बाइकैमरलिज्म था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट में और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, ये एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा देखिए क्या क्या किया गया, मैं थोड़ा सा पेन का साइज इंक्रीज कर देता हूं। हाँ ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या हुआ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, अरे थोड़ा ज्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, आपको याद होगा 1909 के एक्ट में मैंने बताया कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर के, है ना, कम्युनलिज्म को स्टार्ट किया गया इंडिया में। लेकिन बाकी जो कम्युनिटी है, यानी कि जैसे एंग्लो इंडियंस हो गए, जैसे सिख हो गया, एंग्लो यूरोपियंस हो गया, ठीक है, इन सबको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया या एक्सटेंड किया गया बेसिकली, तो वो 1919 वाले एक्ट में, यानी कि जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है उसके थ्रू। ठीक है, इसके अलावा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको स्टेब्लिश किया गया, तो प्रोवाइड स्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और हमारा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बना। ठीक है, ये 1926 में जो है सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा देखें, प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू इंडियन वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बार इंडियन वुमेन्स को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और वो कौन से, तो अगेन हमारा 1919 के 1919 के एक्ट के थ्रू जो हमें ये किया गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इसके बाद आपको पता होगा कि साइमन कमीशन इंडिया में आता है। ठीक है, जो आगे देखा गया, तो साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना, 1927 में साइमन कमीशन बनी। ठीक है, एक 7 मेंबर कमिटी थी, इसके बारे में आप हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़िएगा, है ना। मैं यहां पर बेसिक चीजें बता रहा हूं साइमन कमीशन के साथ क्या हुआ। देखिए, तो इसने, ठीक है, हाँ, इनको बनाया क्यों गया था, ये जो अभी एक्ट ऑफ 1919 था, 1919 में जो एक्ट आया, उसके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, उसके बारे में, है ना, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए इसको कहा गया था। और इसने रिपोर्ट सबमिट करी, कब से रिपोर्ट सबमिट करी, 1930 में। तो आप यहां ध्यान रख सकते हैं, साइमन कमीशन 1927 में बना, ये एक 7 मेंबर बॉडी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 7 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, और इसमें सारे ही व्हाइट पीपल थे। ठीक है, और इसलिए भी कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। ठीक है, और इस कमिटी ने 1930 में जो है वो अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। ठीक है, या रिपोर्ट दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए आया था। ठीक है, आगे अगला जो आया मेन एक्ट आया, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
अब ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले कि जो हमारा अभी प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अब ये यहां से डायरेक्ट अभी इस साल 2024 में 25 में भी, ठीक है, एसएससी में से क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कितने सेक्शंस हैं, 321 सेक्शंस हैं, 10 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां थोड़ा सा 1919 के चीजों को रिवर्स किया गया। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, उसको थोड़ा रिवर्स किया गया। क्या रिवर्स किया गया? वहां पर देखिए प्रोविंस में डायरकी था, यहां सेंटर में डायरकी किया गया। वहां सेंटर में बाइकैमरलिज्म था, वो अब यहां प्रोविंस में कर दिया गया। तो बाइकैमरलिज्म प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है ना, प्रोविंसों को बहुत सारी ऑटोनॉमी दी गई है ना, स्वतंत्रता दी गई, आजादी दी गई एक तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एकदम दोनों ही पूछता है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। आपको 1919 में क्या हुआ था, तो आपको याद रखना, पहले में एक का आप याद रखोगे, दूसरे का ऑटोमेटिक, दूसरे में रिवर्स कर देना। तो 1919 में क्या हुआ था, सेंटर में बाइकैमरलिज्म, मैं 19 की बात कर रहा हूं, सेंटर में बाइकैमरलिज्म, प्रोविंस में डायरकी, यहां रिवर्स कर दीजिए। इसके अलावा यहां पर फेडरल कोर्ट जो है वो 1937 में स्टेब्लिश किया गया इसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है कई सारे एग्जाम में पूछा है कि 3 सब्जेक्ट लिस्ट जो अभी के टाइम में जिसको हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, तो ये जो 3 सब्जेक्ट लिस्ट है ये कब इंट्रोड्यूस किया है, कौन से एक्ट के थ्रू? तो ये भी 1935 के एक्ट के थ्रू शुरू किया गया। जो फेडरल, अब तक उस समय क्या लिस्ट बनाया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो मॉडर्न डे में अगर कहें तो इसी का नाम बदल करके कौन सा कर दिया गया है, अब इसको यूनियन लिस्ट, अभी जो है इसी फेडरल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। प्रोविंशियल जो है इसी को हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं प्रेजेंट डे में, क्लियर है, ठीक है। और कंकरेंट तो कंकरेंट भी है ही। रेसिड्यू पावर का भी कॉन्सेप्ट यहीं से आया, और रेसिड्यू पावर जो है वो किस में डाला गया, तो वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर। तो जो बाकी बच गए, जो सब्जेक्ट बच गए इस डिवीजन के बाद, तो उसके पावर्स किसके पास थे, गवर्नर। जो आज के टाइम में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका पावर होता है, जो रेसिड्यू पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्टेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या गया 1935 के एक्ट में, क्रिएटेड एन ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, जो कि एग्जिस्टेंस में आया नहीं, तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट किया गया था, ठीक है, उसका प्रपोजल रखा गया था, बट ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया। इसके अलावा बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया इसी एक्ट के थ्रू। और आरबीआई जो है 1935 में आपको पता होगा कोलकाता में आरबीआई जो है स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, कौन से कमीशन के, तो हिल्टन यंग कमीशन जो है उसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई की स्थापना हुई, स्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। ये 1935 का, ये जो पूरा डिटेल आपने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास एक दो हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस करके सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। अगला है हमारा क्रिप्स मिशन 1942 का। देखिए क्रिप्स मिशन, अगेन ये सब आप हिस्ट्री में भी एक बार पढ़िएगा, ठीक है, बट मैं यहां पर आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूं। क्रिप्स मिशन, क्योंकि सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में इन सबका रोल है। देखिए इसको लाया ही गया था प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए प्रपोजल दिया गया क्रिप्स मिशन के अंदर। देखिए मेनली तो क्रिप्स मिशन का एम था कि जो वॉर है उसमें इंडियन आर्मी का सपोर्ट हो, इंडियंस का सपोर्ट हो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो सपोर्ट मिले, इसलिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, पर्पस मेन वो था। लेकिन प्रपोजल उन्होंने क्या था, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड, है ना, जो क्रिप्स मिशन उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये साथ में ये कहा गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का वादा जो है बहुत पहले ही हुआ था, ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, डोमिनियन स्टेट का दिया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्रिप्स मिशन तो खैर फेल ही हो गया। फिर आया कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आया, 1946 में आया। ये एक 3 मेंबर कमीशन थी, ठीक है। इससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन कौन से इसमें मेंबर्स थे, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा नहीं था। तो देखिए इसमें मेंबर जो थे पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी एलेक्जेंडर थे। इसमें से पैथिक लॉरेंस जो है वो चेयरमैन थे। तो आपको तीनों ही मेंबर का नाम याद रहना चाहिए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर, ठीक है।
क्लियर है? तो ये 3 मेंबर कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में 1946 में आई, 3 मेंबर कमीशन थी और इसका काम क्या था? टू हेल्प इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस। तो इसको लाया गया था इंडिया को इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए, है ना, हेल्प करने के लिए। इसने क्या किया? सेटअप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको पता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा, ठीक है। ये पूरी सीरीज मैंने पहले भी कहा कि इसमें हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, तो अगला आपका वीडियो आएगा लेक्चर 2 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर पूरा हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सेटअप हुई, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। और फिर क्या हुआ? और रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन ने, जो कैबिनेट मिशन प्लान जो था, उसने सेपरेट नेशन की डिमांड को, क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में इसको माउंटबेटन जो आए, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 1947 जो लेकर के आए, ठीक है, उन्होंने माउंटबेटन प्लान में इसको फिर नेशन के सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जो आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का, जून 3 1947। माउंटबेटन प्रेजेंटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया, जो उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं, आई एम सॉरी, पार्टीशन प्लान जो है, पार्टीशन प्लान को वो रखा, ठीक है, प्रेजेंट किया, ठीक है। इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन इंडिया स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त, ये सब जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। माउंटबेटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने और ऑल्सो ये लास्ट वाइसरॉय थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने जो है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्री जो है, जो पहले जो भी जो उसके प्रिकर्सर जो भी एक्ट्स थे, है ना, उन सबको हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैंने सारे ही चीजें डिस्कस कर दी हैं। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किंग इन काउंसिल क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट, कहां पर किया गया, है ना, बहुत आसान है, कोलकाता में किया गया था। कब किया था? 1774 में किया गया था। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, अभी हमने डिस्कस किया था, किस एक्ट को? ये सब आप आंसर करिएगा। देखिए आप जो है कमेंट में जरूर आंसर करिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर करिए, इससे आप पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें आपने याद रख पाई, आप रख पाए हो, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर आप इसका आंसर करोगे, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो अब कब आया था? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमें पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, है ना, 1909 उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1930। तो पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1937 में, ठीक है। अच्छा, आप लोग लास्ट में कमेंट में ये बताओगे कि आप लोगों ने कितना करेक्ट किया, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपके कितने करेक्ट हुए, आप जरूर कमेंट में बताइए। इससे ये पता चलेगा आप कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। तो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद दो, ठीक है, फिर चेक करो आपका सही या गलत हुआ, फिर आप कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। कह रहे अंडर विच एक्ट वाज द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश्ड, ये तो आपको पता है कि 1858 का जो एक्ट है इसके थ्रू क्या किया गया? ब्रिटिश क्राउन के रूल को स्टैब्लिश किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए। विच एक्ट डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 19, कौन सा एक्ट, है ना, अभी जस्ट हमने बात की थी। इसमें ऑप्शन 3 ही रह गए, कोई बात नहीं, वैसे फिर भी आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक्ट ऑफ 1947 जो माउंटबेटन प्लान का हिस्सा था, ठीक है। तो उसमें कहा, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में वो 30 जून 1948 में खत्म हो जाएगा। अगला है हमारा, इन इंडिया विच एक्ट डिवाइड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। सबके ऑप्शंस 3-3 क्यों रह जा रहे हैं, पता नहीं। खैर चलिए, आंसर अगेन इसमें, लेकिन ऑप्शन 3-3 रह गए, ठीक है। खैर, तो कौन सा एक्ट है जिसने सेंटर और जो यूनिट्स हैं, यानी स्टेट्स है, प्रोविंस है, जो भी बोल दिए, उसके बीच जो है पावर का डिवीजन किया 3 लिस्ट में? जस्ट मैंने डिस्कस किया था, क्या होगा आंसर? 1935 का एक्ट, और वो अभी भी कंटिन्यू है। In 1858, after the end of rule of East India Company, who became the first viceroy of India, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाइसरॉय कौन बने थे? कौन बने थे बताइए? ये है लॉर्ड कैनिंग। अगला हमारा हो जाएगा, द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड इन इंडिया एंड द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन अंडर द गवर्नमेंट, कौन से एक्ट में? ये तो अभी जस्ट डिस्कशन हुआ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करोगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन एम टू डिस्कस,
ये क्या डिस्कस करने के लिए आया था? जस्ट हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, क्या करने के लिए? मिलिट्री पावर ट्रांसफर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर। देखिए बेसिकली ये जो लाया गया था ये पावर ट्रांसफर के लिए लाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये पावर ट्रांसफर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट नोन एज मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, तो अगेन आप लोग बताओगे कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है, जिसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंस के अंदर और बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था सेंटर के अंदर, कौन से एक्ट का हिस्सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। क्रिप्स वॉज सेंट टू इंडिया, क्रिप्स को क्यों बुलाया गया था? अभी आपको मैंने बताया कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, क्यों आया था? सिक्योर इंडियन कॉपरेशन, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा, कॉपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, ठीक है, कि इंडियन कॉपरेशन को करने के लिए डोमिनियन स्टेटस देने का बात कहा था, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ठुकरा दिया। Which among the following act introduced diarchy, rule of two with the British executive councillors and popular ministers? कह रहा है कि कौन सा एक्ट जो है डायरकी को इंट्रोड्यूस करता है और उसमें भी हमारा क्या है? ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स। वैसे जैसे ही आपका देखिए डायरकी इंट्रोड्यूस करने की बात है तो हमने अभी देखा था, ठीक है, और यहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स की बात की है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एक्ट हो जाएगा? अब अगेन इसका जो है ये आप कमेंट में बताओगे, ये सारे ही ऑप्शंस एक्चुअली डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन तीन तीन ही रह रहे हैं, ठीक है, आगे के वीडियोस में मैं इस पर ध्यान रखूंगा क्यों ऑप्शंस कम हो रहे हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट्स डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, विच इंक्लूडेड बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फॉर्मेशन ऑफ फेडरल यूनियन, फंडामेंटल राइट्स, नेशनल डिक्लेरेशन ऑन द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो याद करिए ऑल इंडिया फेडरेशन का डिस्कशन कहां पर हुआ था? बाइकैमरल लेजिस्लेचर का डिस्कशन हुआ था, फेडरल यूनियन का है ना, फेडरल यूनियन के फॉर्मेशन की बात, ये सब हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, 1935 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चार्ट, अच्छा ये सारे ही प्रीवियस ईयर के, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एसएससी के हैं, है ना, लेकिन यहां से कई सारे क्वेश्चंस रेलवे में भी पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को बढ़ा दिया था कितने साल के लिए? है ना, ऑब्वियसली ये 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 1813 के एक्ट में जो है ट्रेड जो मोनोपोली है उसको एंड कर दिया गया था, लेकिन कुछ चीज में बढ़ाया गया था, जैसे ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी को बढ़ाया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? कह रहा है कि कौन सा एक्ट जो है वो पास किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, है ना, बेसिकली कि कौन सा एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, है ना, टू इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अभी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी 1935 के एक्ट में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और प्रोविंस के अंदर बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया और सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। आप लोग पीछे के पॉइंट्स को जरूर रिलेट करिएगा। खैर कह रहा है कि डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया। हमने देखा कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, जिसने इंडिया को दो डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, ठीक है, टू अबॉलिश काउंसिल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, कि काउंसिल्स ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कौन सा इनमें से एक्ट आया था, ठीक है। अब इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है, कमेंट करिए। मैं कई सारे क्वेश्चंस इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाए, आप क्वेश्चंस का आंसर करें, और पॉज करके तो आप जरूर आंसर करिए। कह रहा है और इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं पिन भी कर दूंगा ताकि आप अपना आंसर भी चेक कर सकें, ठीक है, जिनको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। खैर बाय विच ब्रिटिश, कह रहा है, स्टैट्यूट वर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम एलोकेट सीट्स फॉर इलेक्शन इन इंडियन लेजिस्लेटिव। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस एक्चुअली क्या कर दिए गए हैं। वैसे तो इसका आंसर ये मैंने ऑब्वियसली डिस्कस किया हुआ है कि कह रहा है कि इलेक्शन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, जो है सीट्स इनके कहने का मतलब है कि इंडियंस जो है इनको अलाउ किया गया, ठीक है, या उनका सीट एलोकेशन हुआ, वो कौन सा एक्ट है, लेकिन इसमें ऑप्शंस दो ही रहे हैं।
आई एम नॉट श्योर कि ऑप्शंस ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि सब में ऑप्शंस 2 या 3 आ रहे हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को जरूर है ना रेक्टिफाई कर लूंगा, ठीक कर लूंगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे क्या है कि इन ऑर्डर टू कर्ब द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स unrestrained commercial activities and bring about and some order in the territories under the company control, the British Parliament enacted a series of law among, तो ये आपको याद होगा कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1833 में ये चीज किया गया ताकि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको खत्म किया जाए, ठीक है, उसको जो अनरिस्ट्रेंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज था उस पर रोक लगे, ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी कंट्रोल को स्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, देखिए इसमें जो है आपका स्टेफर्ड क्रिप्स थे ही, पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, लॉर्ड वेवेल जो है ये नहीं थे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा लॉर्ड वेवेल इसके मेंबर नहीं थे, ठीक है। अच्छा, एक और मेंबर थे, यहां पर डी ऑप्शन एक्चुअली होना था, तो वो हो जाएगा हमारा एवी एलेक्जेंडर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एलेक्जेंडर, है ना, एवी एलेक्जेंडर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन यानी कि क्वीन विक्टोरिया ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो ये कौन से एक्ट के थ्रू दिया गया था, ठीक है। और यहां पर वैसे तो ये मेंशन के ईयर मेंशन कर दिया है, तो यहां से आपको पता है 1858 में क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था, क्या आया था, बेसिकली यहां आया था इंडियन काउंसिल एक्ट। आप मैंने आपको बताया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 हमने पढ़ा था, ठीक है, और इसमें जो है इसी में रूल्स को, क्राउन रूल को इंट्रोड्यूस किया गया और है ना जो क्वीन विक्टोरिया उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। यहां पर एक इश्यू जो मुझे समझ में आया ऑब्वियसली जो ऑप्शन है वो थोड़े कम है, यानी कि ऑप्शन तीन ही है, कुछ कुछ क्वेश्चन 2 ही ऑप्शन रह गए। ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो मतलब वो कंटेंट को डिजाइन करने में ये एरर आया होगा, बट ऑब्वियसली वो रेक्टिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, आप उसको फिलहाल के लिए थोड़ा है ना इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है, आप अभी तक हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए, जो जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने पूछे थे या जो जो चीजें आपको लगी आप जरूर कमेंट करिए। और कोई अगर मॉडिफिकेशन, जो ये पहला लेक्चर है, आपको कोई मॉडिफिकेशन लग रहा है कि वो रिक्वायर्ड है तो आप जरूर मेंशन करिए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये बहुत जरूरी है कि वीडियो के ताकि ये कंटेंट लोगों तक पहुंच सके। बाकी फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान सूत्रा एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे, है ना, तो वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आज के लिए इतना ही।